नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज 39वें दिन की सुनवाई की और आज की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने रामलला के वकील सीएम वैद्यनाथन से कहा कि वो बुधवार को 45 मिनट बहस कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि क्या मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी कल ही बहस होगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि कल 1 घंटा मुस्लिम पक्षकार जवाब देंगे। 4 पक्षकारों को 45 मिनट मिलेंगे। क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में देखिए। कई साल से अदालत में चल रहे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अयोध्या विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। कल मुस्लिम पक्ष ने दलील रखी थी, आज हिंदू पक्ष की बारी थी। हिंदू पक्षकार रामचंद्र दास के शिष्य सुरेश दास की तरफ से पारसरण ने अपनी दलीलें रखी। इस दौरान बेंच की तरफ से भी कई सवाल किए गए। जस्टिस अब्दुल नसीर ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा, लंबे अरसे तक कब्जे का दावा कर क्या कोई संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता है? जिस पर के परासरण हिंदू पक्ष के वकील का जवाब था, कोई जबरन इमारत बना ले तो भी मालिकाना हक जमीन वाले का ही रहता है। मुस्लिम पक्ष को दावा सिद्ध करना है, हमारा दावा तो स्वयं सिद्ध है। जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने पूछा, क्या पूजा करने वाले को मालिकाना हक दिया जा सकता है? जिस पर के परासरण ने जवाब दिया, सार्वजनिक मालिकाना हक नहीं हो सकता, सार्वजनिक स्थल पर कोई दावा नहीं कर सकता। राजीव धवन ने इस बीच अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, ये लड़ाई हमारे बीच की नहीं है, सवाल ये है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर सूट प्रॉपर्टी नष्ट हो गई है तो फैसला किस पर दिया जाएगा। इस पर परासरण ने कहा, मैं नहीं मानता कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, लेकिन मेरी दलील है कि मंदिर हमेशा मंदिर रहता है, फिर चाहे वहां पर भवन मूर्ति हो या नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखने के लिए 1 दिन और बचा है। गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले पर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुनवाई करेगा। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है याचिकाकर्ता ने जो मांग या दावा किया है, अगर फैसले में वो नहीं मिलता तो उसे विकल्प के रूप में क्या मिल सकता है। देखिए, मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ से मतलब ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है इस केस में कोई वैकल्पिक रिलीफ देने का नहीं, क्योंकि ये केस सीपीसी से गवर्न होता है, जहां पे ओरिजिनल ट्रायल इस मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है जहां पे फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है। तो क्या सीपीसी के तहत सेक्शन 151 सीपीसी के तहत या संविधान की धारा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल राइट्स हैं इस मामले में वैकल्पिक रिलीफ देने के नहीं? उस लिमिटेड पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू पार्टीज ने सूट नंबर 5 में ये रिलीफ मांगी है कि पूरी जमीन भगवान श्री रामलला विराजमान को दी जाए, तो वहां पे स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है इस मामले में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले डाउन करने का? नहीं। ऐसे एक वैकल्पिक रास्ते सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती पार्टी से, क्या उनको संवैधानिक अधिकार है या लीगल अधिकार है ऐसे वैकल्पिक रिलीफ देने का या नहीं। अयोध्या विवाद पर सुनवाई की 41 दिन की समय सीमा समाप्त होने के साथ सियासी हलचल तेज हो गई है। अयोध्या में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है तो दोनों पक्षों से बयानबाजी भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अयोध्या में इस बार 26 अक्टूबर को योगी सरकार तीसरा दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि इस बार दीपोत्सव पिछले 2 साल की अपेक्षा बेहद खास होगा। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पिछले 2 सालों की अपेक्षा बेहद खास होने जा रहा है। सरकार और जन सहयोग से वृहद दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। इस बार दीपोत्सव में पुलिस थानों सहित सरकारी इमारतों में भी दीप जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या में 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसमें 2 लाख दीप जनता के सहयोग से जलाए जाएंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच दीपोत्सव मनाए जाने की बात कही। गीता जो है पूरे प्रदेश में और यहाँ के लोगों में विशेषकर एक है कि हम लोग इसको बहुत ही भव्य रूप से दीपोत्सव मनाएंगे और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद सभी किए जाएंगे। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा एक हाई अलर्ट जोन रहा है
और यहाँ पे हम रिवर के ऊपर, लैंड के ऊपर, वायु के ऊपर, सभी के ऊपर हम लोग ये नज़र रखेंगे कि कोई असामाजिक तत्व इसमें कोई विघ्न न पैदा करे। वहीं मुख्य सचिव ने भी दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 5.5 लाख दीपों से अयोध्या जगमगाएगी। इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा। यूपी और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और यहाँ के कमिश्नर, जिलाधिकारी, एडिशनल डीजी, आईजी साहब, डीआईजी सभी लोगों के साथ सुबह से ही सारे स्थलों का भ्रमण किया है। चाहे वो दीपोत्सव का स्थल हो, चाहे वो रामलीला का स्थल हो, चाहे शोभा यात्रा के स्थल हों, और सभी जगह तैयारियों की समीक्षा की है। इस बार की विशेष व्यवस्था ये है कि दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या जनपद में 5.5 लाख से भी अधिक दिए जलाने की व्यवस्था की गई है, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में इस बार 26 अक्टूबर को योगी सरकार तीसरा दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। ये दीपोत्सव 24 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और दीपोत्सव, जो कि भव्य दीपोत्सव इस बार करने का सरकार का विचार है, उसको लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ पर फोर्स बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ तैनात है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये रास्ता, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये रास्ता दिखा दें। ये रास्ता सीधे हनुमानगढ़ी कनक भवन होते हुए विवादित परिसर तक जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैदी पर है। यहाँ बैरिकेटिंग लगी हुई है। किसी को भी, किसी भी प्रकार की व्हीकल को अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से पूरे अयोध्या पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है और लगातार यहाँ निगरानी कर रही है। आज इसी दीपोत्सव और आने वाले संभावित फैसले को लेकर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया, बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज, अयोध्या। हरियाणा के रण में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की, जिसमें केंद्र की योजनाओं से लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। हरियाणा के रण में पीएम मोदी ने पूरी तरह जान फूंक दी। दोबारा मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व की सरकार बने, इसे लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री ने आज चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में सभाएं की, जिसमें मोदी ने केंद्र की योजनाओं के साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का खुलकर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किसानों को लुभाने के लिए भी केंद्र सरकार के किए कामों के साथ ही खट्टर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। किसान के लिए सिंचाई से लेकर कमाई तक के नए नए समाधान तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी और उनकी टीम ने किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। मुझे बताया गया है कि यहां की जिन नहरों में 20-25 साल से पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां भी अब पानी पहुंचने लगा है। अब आयुष्मान भारत से हरियाणा के हर गरीब परिवार का मुफ्त इलाज हो रहा है और दूसरी तरफ इस टीकाकरण अभियान से हर एक पशु का मुफ्त इलाज भी तय हो रहा है। किसान भी स्वस्थ रहे, उसका पशुधन भी स्वस्थ रहे। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो गांव की, हरियाणा की, देश की खुशहाली अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी के थीम पार्क में आयोजित विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा जनादेश लोकसभा नतीजों की तरह प्रचंड होना चाहिए और तमाम रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि दशहरे के दिन जब फ्रांस से पहला राफेल जेट भारत को मिला, जब हमारी सेना के पास राफेल जेट हाथ में आया, आपको खुशी हुई कि नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आनंदित हो रहे हैं
कि भारत देश संसार में सबसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी दिन महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। इसके 3 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे और तब साफ होगा जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीएम ने 3 जगह जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया और विपक्ष को निशाने पर लिया। चुनावी रण में कूदे सीएम योगी। मिशन कमल खिलाने पर सीएम योगी। 11 सीटों के लिए भरा जीत का दम। प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष कभी विकास की बात नहीं करता, बल्कि अच्छे काम से परेशान होता है। भाइयों बहनों, जो लोग जिनके एजेंडे में कभी विकास नहीं था, आज जब वे लोग प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं पर उंगली उठाते हैं तो स्वयं ही एक हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा कभी विकास था ही नहीं। लेकिन आज किसी गरीब को मकान मिलता है तो उन्हें बुरा लगता है, किसी गरीब को शौचालय मिलता है तो उन्हें बुरा लगता है, किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलता है तो उन्हें बुरा लगता है। इसके बाद सीएम योगी ने चित्रकूट में भी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ भी सीएम योगी विपक्ष पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने विकास के पैसों पर डकैती डाली है। यहाँ के किसानों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाया, लेकिन 15 वर्षों तक सपा, बसपा, कांग्रेस और न जाने इनके कौन कौन ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने चित्रकूट जैसी पुण्य भूमि को दस्यु भूमि के रूप में बदल करके रख दिया था। यहाँ की जनता के हकों पर डकैती पड़ती थी, विकास की योजनाओं से इन्हें वंचित किया जाता था। विकास की योजनाओं के लिए आने वाले पैसे में यहाँ से चुने गए कुछ चंद लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर के डकैती डालने का कार्य करते थे। आज मैं कह सकता हूं, विकास का एक एक पाई गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए ही ये पैसा खर्च होगा। 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। कल भी सीएम योगी अंबेडकर नगर, बाराबंकी, मऊ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ से अमित सिंह और चित्रकूट से मोनू द्विवेदी की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। एनएसजी कमांडो का नाम सुनते ही दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। जरा देखिए उनके पराक्रम और शौर्य की कहानी, चूंकि आज एनएसजी का स्थापना दिवस है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जमीन हो या आसमान, कहीं दुश्मन की खैर नहीं। एनएसजी कमांडो की बहादुरी ऐसी कि उसके पराक्रम को दुनिया सलाम करती है। जहां एनएसजी के राइजिंग डे पर कमांडोज ने बताया कि अगर दुश्मन एक बार उसके हाथ लग जाए तो उसकी खैर नहीं, और दुश्मन बच निकल जाए ये मुमकिन नहीं।
एनएसजी कमांडो ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी जांबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई इनकी बहादुरी का कायल हो गया। यहां कमांडोज ने बताया कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वो उसका मुकाबला कैसे करते हैं। मॉक ड्रिल में भी कमांडोज ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। देखिए, बिना वक्त गंवाए कैसे खोजी कुत्तों के सहारे कमांडोज ने एक स्कूल में छिपे आतंकियों को पकड़ने की पूरी योजना बनाई। कैसे ये कमांडो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में दाखिल होते हैं और कैसे आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हैं। और बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए अपने साथियों को वहां से बचा कर निकल जाते हैं। मॉक ड्रिल में एनएसजी ने आधुनिक तकनीक का भी प्रदर्शन किया। आप देखिए कि कैसे एक वीवीआईपी की कार में बम की सूचना होने पर एनएसजी वहां पहुंचती है और खास रोबोट के सहारे कार से बम निकालकर उसे खास तरह की डिवाइस के जरिए डिफ्यूज कर देती है। एनएसजी देश में वीवीआईपी सुरक्षा की अहम कड़ी है और अपनी जान पर खेलकर कई बार एनएसजी के जवानों ने लोगों की जान बचाई है। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त कमांडो साथ। अपने इसी जबरदस्त हौसले की बदौलत हर कोई इन्हें सलाम करता है। एनएसजी के इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मानेसर में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो एनएसजी के स्थापना दिवस पर मानेसर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। एनएसजी कमांडो की निगरानी में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, किसी भी आतंकवादी हमले में एनएसजी सक्षम है, समर्थ है और उसके द्वारा हम कश्मीर में सेना का भर्ती अभियान शुरू हो चुका है, जो अलगाववादियों और सेना के खिलाफ हल्ला बोलने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। एक तरफ कश्मीर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, क्या कहेंगे आप, खुद देखिए। सर, बेरोजगारी इसलिए यहाँ पे आए लोग लड़के बहुत भर्ती के लिए। जब हमने सुना है आज भर्ती है तो मैं कल ही यहाँ आ गया हूँ। हम 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, हमने सुना था भर्ती यहाँ पे। बहुत मेहनत किया, हमने बहुत प्रैक्टिस की। शुक्र अल्लाह ताला का पे इसमें क्वालिफाई हुआ और अब पास हो। इंशाल्लाह मुझे बहुत शौक था इसमें जाने का। हम बहुत शौक है ये वर्दी लगाने का और सेना में भर्ती होने का। देश की रक्षा के लिए आए सर। हम देश की खिदमत करना चाहते हैं सर। मेरे घर वालों को पता नहीं है क्या, लेकिन जब उनको पता चलेगा वो क्वालिफाई होगा वो बहुत ही खुश होंगे। घर वालों की बहुत उम्मीद होती है सर, वो अभी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर दोबारा और ये भर्ती होगी यहाँ, मैं अपने दोस्त को ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ भर्ती है। कश्मीरी युवाओं में देशभक्ति का जोश, सेना में भर्ती के लिए युवाओं की भीड़। जी हां, ये वही नौजवान हैं जो कश्मीर का भविष्य हैं। ये बताने में सक्षम हैं कि ये देश के साथ हैं और देश का हिस्सा भी।
कश्मीर में 2000 से ज्यादा युवा आर्मी रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे। इन तस्वीरों को देखकर जुबान से बस यही आवाज निकलती है, कमाल है। देश और सेना के लिए इनका जज्बा देखते ही बनता है। कश्मीर के ये वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं। इनकी जुबान पर सेना और देश दोनों के लिए फख्र है। इन्हें फख्र है कि ये सेना का हिस्सा बनकर सेना की वर्दी पहनेंगे। ये युवा चाहते हैं कि वो सेना का हिस्सा बनकर देश के लिए कुछ कर गुजरें। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर में ये युवा आर्मी भर्ती कैंप में शामिल हुए हैं, जहां ये अपने फिटनेस की परीक्षा दे रहे हैं। इस भर्ती में 2000 से ज्यादा युवा शामिल हैं। यह कैंप 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा युवा उस साउथ कश्मीर से शामिल हुए हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, इस भर्ती में नॉर्थ कश्मीर का इलाका भी शामिल होगा। कश्मीर में बेरोजगारी का आंकड़ा राष्ट्रीय बेरोजगारी दर के मुकाबले 2 गुना हो चुका है, लेकिन ये वो युवा हैं जो बंदूक उठाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए, न कि देश के खिलाफ। आप भी ध्यान से सुने इन्हें किस तरह सेना का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस हो रहा है और कैसे ये देश सेवा करना चाहते हैं। हम देश की खिदमत करना चाहते हैं सर। हम बहुत शौक है ये वर्दी लगाने का और सेना में भर्ती होने का। कितना शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है कि कोई हिसाब ही नहीं है। सर भर्ती बहुत अच्छी है, चल रहा है यहाँ पे। सर बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ पे आए लोग लड़के भर्ती के लिए। सर इसलिए कोई ना कोई जॉब मिल जाएंगे, वही तो शुक्रिया है सर। सर आर्मी तो बहुत अच्छी है, इसलिए हम भर्ती के लिए आती है सर, देश की रक्षा के लिए आए सर। मैं सुंबल नौगांव से आया हूँ। इसकी भर्ती जो है ना, हमने सुना है, हम नौगांव में रहते हैं, जब हमने सुना है आज भर्ती है तो मैं कल ही यहाँ आ गया हूँ और इस भर्ती में हमने ये पार्टिसिपेशन किया है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत बेरोज़गारी है। इसीलिए सर अगर दोबारा और ये भर्ती होगी यहाँ, मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ भर्ती है। कश्मीर में बीते दिनों युवाओं को नौकरी देने और उन्हें सेना का हिस्सा बनाने की मुहिम चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरों पर ध्यान दें। किस तरह श्रीनगर के लाल चौक पर आज विरोध प्रदर्शन चला। इन दोनों में हकीकत क्या है? इन दोनों में हकीकत है बेरोजगारी। इन दोनों में हकीकत है कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश, और वो तभी संभव है जब देश की योजनाओं का हिस्सा कश्मीर का युवा बनना शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।